औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी बुक का केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 और पेज नंबर 124। कोरियन टॉपिक का नाम है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी लोहा अगर बाहर खुली हवा में पड़ा हुआ हो तो वो ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है, और फिर होते होते अगर वो पतली सी शीट हो लोहे की तो कुछ टाइम के बाद इतनी करोड़ हो जाती है कि वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस प्रोसीजर को हम रस्ट लगना कहते हैं, आयरन को जंग लगना कहते हैं। कोरोजन बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है जो हवा में बाहर एनवायरनमेंट में होता है, खुली हवा में होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक के स्टार्ट में। ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये डेफिनेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने बुक में से जो याद करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर पहले हमने वर्बली कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी है कि कोरोजन के बारे में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो होता है जो मेटल्स जब रिएक्ट करती हैं विद इन्वायरमेंट। नंबर 1 पॉइंट ये है। नंबर 2 पॉइंट ये है कि मेटल ने रिएक्ट करना है ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ जो हवा में मौजूद है। ये नंबर 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि कोरोजन की वजह से रिफाइंड मेटल्स आपके पास मोर स्टेबल मेटल ऑक्साइड्स में बदल जाती हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि इस प्रोसीजर की वजह से सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। सिग्निफिकेंट डैमेज एक ठीक ठाक किस्म का नुकसान हो जाता है आपके स्ट्रक्चर्स को, व्हीकल्स को और इक्विपमेंट्स को। उसके बाद आपने इसकी एग्ज़ाम्पल देखनी है। एग्ज़ाम्पल में नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा फेमिलियर एग्ज़ाम्पल है Fe, लोहे को जो जंग लगता है। अब लोहे को जो जंग लगता है इसके अंदर आपको कुछ टर्म्स यूज़ होंगी। एक टर्म यूज़ होगी एनोड, एक टर्म यूज़ होगी कैथोड। ये आपके पास इस टॉपिक में न्यू टर्म्स हैं, बाकी आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहले से पढ़ चुके हैं। ओके, हमने पढ़ा कि जो आयरन की रस्टिंग है वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। आयरन की रस्टिंग जो है वो कोरोजन की एक परफेक्ट एग्जांपल है। और आयरन की जो रस्टिंग होती है ये बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। अब हमने देखना है कि कहाँ पे और किस वक्त ऑक्सीडेशन होगी और कहाँ पे और किस वक्त रिडक्शन होगी। मैंने 2 बातें अभी शुरू में आपको बताई हैं कि एक आप एनोड के बारे में पढ़ेंगे और एक आप कैथोड के बारे में पढ़ेंगे। एनोड और कैथोड्स बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो रहे होंगे, यानी कि या तो ऑक्सीडेशन हो रही होगी या फिर रिडक्शन हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास लूज़ हो रहे होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और अगर गेन हो रहे होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। ये आपने इस चैप्टर में जब ये हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़े हैं तो आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। जैसे ऑक्सीडेशन को अगर हम लेते हैं तो हमने 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ी है ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का लूज़ होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का भी लूज़ होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और रिडक्शन इसका ऑपोजिट है। ओके, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अब एक आप इमेजिन करें, एक लोहे की शीट है आपके पास, उसके ऊपर एक जगह है जहाँ पे लेस मॉइस्चर है, यानी कि कम पानी है या पानी के वेपर्स हैं, और एक जगह है जहाँ पे ज़रा पानी के वेपर्स ज़्यादा हैं। अब जिस जगह पे पानी के वेपर्स कम होंगे, जो लेस मॉइस्ट होगा, उसको हम एनोडिक रीजन बोलेंगे। एनोडिक रीजन पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, ये आपने याद रखना है। और ये आगे भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, कभी फिज़िक्स में भी यूज़ हो जाएगा, कभी केमिस्ट्री में भी ये फर्दर यूज़ होगा। अब उसके बाद जो कैथोडिक रीजन है जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है, यहाँ पे ज़्यादा पानी है, वो वाला रीजन आपका बन जाएगा कैथोडिक रीजन। और कैथोडिक रीजन पे हमेशा आपके पास रिडक्शन होती है, दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। ठीक हो गया। इसी सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा पूरे का पूरा टॉपिक कंसिस्ट कर रहा है। तो अब सबसे पहले एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा, और वहाँ से चूँकि ऑक्सीडेशन होगी और इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो पीछे आपके पास Fe2+ रह जाएगा। अब वो जो Fe2+ है वो पीछे फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तो उसको रस्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, अभी हम टॉपिक दोबारा से ही आपकी बुक से देखते हैं तो अब हमारा रिवाइज हो जाएगा। कोरोजन हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, इज़ अ नेचुरल केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद द इन्वायरमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि
इस रिएक्शन में जो मेटल है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि रिफाइंड मेटल जो है वो बदल जाती है स्टेबल मेटल ऑक्साइड में। जैसे देखिए ना यहाँ पे Fe एक रिफाइंड मेटल थी, ये एंड पे आके चेंज हो जाएगी मेटल ऑक्साइड में Fe2O3 में। ये हमारा पास तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि सिग्निफिकेंस डैमेज होता है ये स्ट्रक्चर में। तो आप चाहें तो इसको लिख लें, ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये वाला आपके पास सेकंड पॉइंट है, याद रखें। एंड ये तीसरा वाला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कोरोजन से, और ये सिग्निफिकेंस डैमेज वाला पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल में कोई पॉइंट्स नहीं है, आपको ये एज इट इज़ याद करनी है। होप्स हो कि ये आपको 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। इसकी मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन। ऑक्सीजन एंड वाटर नेसेसरी फॉर आयरन टू रस्ट। ऑक्सीजन और वाटर बहुत ज़रूरी होते हैं आयरन के लिए कि वो रस्ट करे। कोरोजन इज़ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अ रीजन ऑफ मेटल सरफेस दैट हैज़ रिलेटिवली लेस मॉइस्चर एक्ट एज एनोड। इसने एनोड की तरह से काम करना है। और अभी हमने बात की है कि एनोड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एनोड के ऊपर आपके पास हमेशा होती है ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। विल Fe ऑक्सीडाइज इन दिस रीजन? येस, ऑक्सीडाइज होना। देखें ये Fe स्टेबल था ना, आयनिक फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो पीछे प्रोटॉन ज़्यादा रह जाएंगे, तो Fe+2 बन जाएगा। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। नेक्स्ट लाइन है, अनदर रीजन ऑन द सरफेस ऑफ मेटल दैट हैज़ रिलेटिवली मोर मॉइस्चर एक्ट एज कैथोड। ये हमने कैथोड की बात की। कैथोड के ऊपर लिख दिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और यहाँ पे रिडक्शन होती है। द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी कि जो इस प्रोसीजर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, रिड्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू हाइड्रोक्सिल आइन। वो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है ना, उसको हाइड्रोक्सिल आइन में चेंज कर देते हैं। ये देखें, ये वाली ऑक्सीजन और पानी और ये इलेक्ट्रॉन ये मिले, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मिलके बन जाएंगे हाइड्रोक्सिल आइन में। यानी कि जो ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स निकले थे आपके पास, वो जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोक्सिल आइन में चेंज कर देंगे। ओके, अब वहाँ पे ऑक्सीजन ज़रा कम हो जाएगी ना। अब नेक्स्ट देखिए, द Fe आइन फॉर्म्ड एट एनोडिक रीजन। अब जो एनोड के ऊपर जहाँ पे लेस मॉइस्चर था, वहाँ पे जो Fe आइंस बने थे वो फ्लो करेंगे, ज़ाहिरी बात है। अब उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए ना, तो वो किस तरफ मूव करेंगे? वो आइंस मूव करेंगे अब कैथोडिक रीजन के ज़रिए की तरफ। किसके ज़रिए से मूव करेंगे? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे थ्रू द मॉइस्चर ऑन द सरफेस। अब क्या होगा, ये जो Fe2+ आइंस है ना, ये दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ये बन जाएगी आपके पास Fe2O3। तो बस हमारे पास यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि आपके पास एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन, Fe+2 आइंस बन जाएंगे। जो Fe+2 आइंस हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे मॉइस्चर के ज़रिए से, और फिर दोबारा से ऑक्सीजन से मिलेंगे कैथोड पे जब जाएंगे तो Fe2O3 बन जाएगा। और जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स निकले थे ये वाले जो हमारे पास, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और आपके पास हाइड्रोक्सिल आइन बन जाएंगे। अब आपने इस टॉपिक को जस्ट 1-2 दफ़ा बुक से रीड करना है और उसके बाद